जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं विक्रम सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं इस प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम लोग बेसिक मैथ्स में रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर कंप्लीट करेंगे। बेसिक से लेकर के मतलब जितने भी टाइप्स के प्रश्न इस पूरे चैप्टर्स में बनते हैं उन सारे टाइप्स के प्रश्न को आज की क्लास में कंप्लीट करेंगे। मतलब कि आज ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन की एक ही वीडियो आएगी और एक ही वीडियो में पूरा का पूरा आपका बेसिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अच्छे से आप समझेंगे। कॉपी और पेन लेके अगर आप चाहते हैं तो बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, और इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको ग्रुप में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो जो भी बच्चे लाइव हैं वो जल्दी से एक बार बता दें। ठीक है जी, तो एक ही वीडियो है आज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, पूरा आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो बेसिक मैथ्स के लिए अलग से कोई वीडियो आपको अब देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यही आखिरी वीडियो होगा और इसी के माध्यम से आप आगे के प्रश्नों को करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन के। तो क्लास शुरू करी जाए, जल्दी से एक बार आप बता दीजिए। तो आज की क्लास हम लोग शुरू करते। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टाइप्स होता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, मतलब अनुपात से लगा हुआ कौन कौन सा चैप्टर होता है। एक तो आपका अनुपात और समानुपात, उसके बाद मिश्रण और सम्मिश्रण, फिर आयु संबंध, उसके बाद पार्टनरशिप साझेदारी। तो ये जो चार चैप्टर हैं वो रेशियो से जुड़े हुए चैप्टर्स हैं। तो जिसका बेस होता है रेशियो, अगर आप रेशियो को अच्छे से समझ जाएंगे तो आगे के ये जो चार चैप्टर्स आपके हैं वो बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आएंगे। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा समय हम आपका नहीं लेंगे, क्लास की शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो अपना जो टॉपिक है आपको मालूम ही है कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात, ये अपना चैप्टर है। और स्टार्ट करते हैं पढ़ना। ठीक है, जय हिंद बेटा। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास आज की। और क्लास में सबसे पहला प्रश्न बेसिक का आपके सामने है। ठीक है, साधारण प्रश्न इसको बोलते हैं। तो आपको इतना तो पता ही होगा, नहीं पता है फिर भी हम आपको बता दें कि रेशियो का जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है वो क्या होता है कि ए रेशियो बी प्रोपोर्शन टू सी रेशियो डी। ठीक है, तो जिसमें से ए होता है वो प्रथमानुपाती होता है, यानी इसको हम इस तरीके से बोल सकते हैं कि ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी। तो जिसमें जो ए है वो आपका प्रथमानुपाती कहलाता है, जो बी है वो आपका द्वितीयानुपाती कहलाता है, जो सी है वो तृतीयानुपाती कहलाता है, और जो आपका ये डी है ये चतुर्थानुपाती कहलाता है। तो नॉर्मल होता क्या है कि आपके सामने तीन कोई भी वेरिएबल दे देगा। ठीक है, इसमें टोटल वेरिएबल कितने हैं? चार, एक दो तीन चार। तो इस चार में से कोई भी तीन वेरिएबल आपके सामने दे देगा और उसमें से चौथा कोई भी पूछ सकता है कि प्रथमानुपाती बताइए, द्वितीयानुपाती बताइए, तृतीयानुपाती बताइए, चतुर्थानुपाती बताइए। तो जिस सीक्वेंस में ये दिया होता है उसी सीक्वेंस में हमें इसे लगाना होता है कि ए बटे बी इक्वल टू सी बटे डी। क्लियर है ना? तो चलिए इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी। ठीक है, ये रेशियो का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। तो जैसे दिया होगा वैसे ही हमें समझना है कि ये ए होगा, ये बी होगा, ये सी होगा, चतुर्थानुपाती यानी कि डी की वैल्यू हमें बताना है। ठीक है, तो चलिए भाई ए का मान आप क्या रखोगे? 3/√5। बी की वैल्यू आप क्या रखोगे? 5/√8। सी की वैल्यू क्या रखोगे? 3/√10। और डी की वैल्यू हमें बताना है तो उसे हम एक्स मान लेते हैं कि डी की वैल्यू हमें बताना है। ठीक है, तो देखो क्या काट सकते हो आप? 3 से 3 काट सकते हैं, √5 से √10 को काटो, यानी कि अभी आप रूट भूल जाओ, बस आप 5 को 10 से काटेंगे तो दो बार जाएगा, क्योंकि रूट है तो रूट लग जाएगा आपका √2। ठीक है ना? फिर x इक्वल टू
इसका मल्टीप्लाई यहाँ होगा, इसका मल्टीप्लाई यहाँ होगा, तो 5 तो रहेगा रहेगा, साथ में रूट भूल जाओ, 8 का मल्टीप्लाई 2 में करोगे कितना होगा, 16 होगा। ठीक है, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 इंटू 4 इक्वल टू कितना, 20। तो जो चतुर्थानुपाती होगा उसका मान कितने के इक्वल हो जाएगा, तो आप बोलेंगे कि ऑप्शन नंबर डी 20 के इक्वल हो जाएगा। देखो अभी सुपर 100 का जो आपने बैच लिया है, हाइब्रिड बैच, वो 1 जून से आपको सारी चीजें प्रोवाइड होंगी। ठीक है ना, आज तो 29 मई है, 1 जून से आपका पूरा फॉर्मेट होगा 1 वीक का। ठीक है, तो 1 से लेके 5 तक आपको टोटल हर एक टॉपिक्स के मटेरियल्स आपको प्रोवाइड होंगे। ठीक है, 6 जून को आपकी रिवीजन होगा और फिर 7 जून को आपका क्या होगा, टेस्ट होगा। वो आपको पता चल जाएगा, परेशान मत होइए। ठीक है, आपको 1 जून से पहले आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं भाई। ये प्रश्न आपके सामने है सेकंड, यदि a रेशियो b प्लस सी इक्वल टू 3:9 और c रेशियो a प्लस बी इक्वल टू 10:14, तो आपको बताना है b रेशियो a प्लस c का मान क्या होगा। ठीक है, तो देखो इस तरीके के प्रश्न को करने में अक्सर बच्चों को कठिनाई होती है, लेकिन आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, ये बहुत आसान है। देखो भाई, लिख दो जैसे लिखा हुआ है कि a रेशियो b प्लस सी इक्वल टू दिया हुआ है 3:9। ठीक है, सी रेशियो ए प्लस बी, इसकी वैल्यू दिया हुआ है 10:14, और हमें बताना है बी रेशियो ए प्लस सी। ठीक है, कि इसकी वैल्यू क्या होगी। ओके, तो आप एक चीज ध्यान से देखेंगे कि अगर हम इनके अल्फाबेट्स बेट को ऐड करें, तो ये ए है, ये बी है, ये सी है, इन सबको अगर ऐड करेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी होगा। सेकंड वाले को भी देखो, इतने यहां भी उतने ही अल्फाबेट्स हैं जितना ऊपर है, तो ये भी ए प्लस बी प्लस सी होगा। और नीचे जो आपसे पूछा जा रहा है, अगर हम इन तीनों अल्फाबेट्स को सम करेंगे, ऐड करेंगे, तो ये भी ए प्लस बी प्लस सी है। यानी कि इन सबका मान ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि जब जोड़ेंगे तो सबका मान सेम आ रहा है, ए प्लस बी प्लस सी। तो क्या नंबर्स में भी ऐसा ही है क्या, कि अगर हम नंबर्स में इनको ऐड करें तो क्या सेम आ रहा है। देखो 9 और 3 मिलके कितना हो रहा है, 12, 10 और 14 मिलके कितना हो रहा है, 24। लेकिन नंबर्स में ऐसा नहीं हो रहा। देखो जोड़ने पर तो संख्या बराबर होनी चाहिए, है कि नहीं, जोड़ने पर तो संख्याएं बराबर होनी चाहिए। अगर मैं इनको ऐड कर रहा हूं तो ये 12 के इक्वल आ रहा है, अगर मैं इनको ऐड कर रहा हूं तो 24 के इक्वल आ रहा है। होना तो बराबर चाहिए ना, चाहे 3 में 2 जोड़िए तो भी 5 आएगा, या 2 में 3 जोड़िए तो भी 5 आएगा। वैल्यू तो आपका बदले वाला नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या है, आपने जब ऐड किया तो 12 हुआ, यहाँ पे आपने ऐड किया तो 24 हुआ, वैल्यू बराबर नहीं है। इसलिए हमें सबसे पहले वैल्यू को क्या कर देना है, बराबर कर देना है। ठीक है भाई, तो देखो अगर ये 24 है तो इसको 24 बनाने के लिए 2 का गुणा कर दो। अगर 2 का गुणा आपने यहां किया तो यहां भी आपको 2 का गुणा करना पड़ेगा। तो अब ये 24 बन गया। देखो 3 का गुणा 2 में करेंगे 6, 9 का गुणा 2 में करेंगे 18, 18 और 6 मिलके कितना हो जाएगा, 24। अब बराबर हो गया, अब बिल्कुल हमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अब जिसके सामने जो लिखा होगा वो उसका मान होगा। ठीक है, तो चलो भाई वैल्यू निकालो। देखो, तो क्या हम कह सकते हैं कि a का मान 3 इंटू 2 6 होगा। क्या हम बोल सकते हैं कि a का मान 6 होगा। ठीक है, क्या यह हम यहां बोल सकते हैं कि c का मान 10 होगा। जी हाँ, c का मान 10 होगा। तो a और c को जब हमने जोड़ा तो 10 और 6 मिलके कितना हो रहा है, 16 हो रहा है। तो 10 और 6 16, टोटल 24 होना चाहिए। तो b का मान कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अब इन तीनों को जो जोड़ो, देखो 24 आ रहा है, 6 और 10 16, 16 और 8 मिलके कितना हो गया, 24। तो जिसका जो मान आपने निकाला है वहां रख दीजिए। b का मान आपने 8 निकाला है, a प्लस c को आप ऐड कर दो, 6 प्लस 10। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 8:16। 8:16 इट मीन्स रेशियो कितने का बनेगा, 1:2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका
करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके के प्रश्न में आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, बहुत बढ़िया विशाल, वेरी गुड बेटा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपके सामने है। ठीक है, आपसे कह रहा है एक्स रेशियो इज टू वाई जेड अपॉन एक्स, वाई स्क्वायर इज टू जेड एक्स अपॉन वाई एंड जेड स्क्वायर इज टू एक्स वाई अपॉन जेड अनुपात के व्युत क्रमों के अनुपातों का मिश्र अनुपात बताइए। ठीक है, यहाँ पे जो मिश्र अनुपात है ना, ये इंपॉर्टेंट है। मिश्र अनुपात, मिश्रानुपात, जिसे हम इंग्लिश में कंपाउंड रेशियो बोल सकते हैं या मिक्स्ड रेशियो बोल सकते हैं। तो ये होता क्या है, मिश्र अनुपात होता क्या है? तो मिश्र अनुपात क्या होता है बेटा, कि जैसे आपके सामने ऐसे दिया हो ए रेशियो बी, सी रेशियो डी, ई रेशियो एफ। आपके सामने इस तरीके से 3 रेशियो दिया हो, 2 रेशियो दिया हो, 4 रेशियो दिया हो, 5 रेशियो दिया हो, इन सभी को आपस में मिला देना ही मिश्रा अनुपात कहलाता है, कंपाउंड रेशियो कहलाता है। तो कैसे मिलाएंगे? पहले का मल्टीप्लाई पहले के साथ कर देंगे, यानी कि ए सी ई रेशियो, सेकंड का मल्टीप्लाई सेकंड से कर देंगे, बी डी एफ, बी डी एफ। क्लियर हो गई बात? बी डी एफ, ए सी ई रेशियो बी डी एफ, ये आपका बन गया क्या? मिश्रानुपात। ठीक है, तो सबसे पहले हम मिश्रानुपात निकाल लेंगे, फिर उनका हम कर लेंगे व्युत्क्रम, फिर उनका हम क्या कर लेंगे? व्युत्क्रम कर लेंगे, या व्युत्क्रम करके मिश्रानुपात निकालें या मिश्रानुपात निकाल के व्युत्क्रम निकालें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो देखिए, तो सबसे पहले हमें मिश्रण अनुपात निकालना है, पहले वाले का मल्टीप्लाई पहले वाले के साथ करना है। तो एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर, सबसे पहले पहले वाले का मल्टीप्लाई पहले वाले के साथ करो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। क्लियर है? उसके बाद सेकंड वाले का मल्टीप्लाई सेकंड वाले के साथ करो, सेकंड वाले का मल्टीप्लाई सेकंड वाले के साथ करो, इसका मल्टीप्लाई इससे और इसका मल्टीप्लाई इससे। तो आप ध्यान से देखेंगे कि वाई जेड, जेड एक्स, एक्स वाई, हर कोई दो दो बार है। देखो जेड कितनी बार है? 2 बार। एक्स कितनी बार है? 2 बार। वाई कितनी बार है? 2 बार। यानी कि आपस में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हर कोई 2 टाइम्स है। तो ये बन जाएगा ऊपर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और नीचे क्या बन जाएगा इनका? देखो जरा नीचे, एक्स इंटू वाई इंटू जेड, एक्स इंटू वाई इंटू जेड। क्लियर हो गई बात? तो ये इससे कट जाएगा। ठीक है, तो ये बाहर जाएगा तो रेशियो क्या बनेगा? एक्स वाई जेड रेशियो बनेगा। तो ये ऐसा नहीं है, अभी तो हमने इनका मिश्र अनुपात निकाला, अभी तो हमने इन्हें मिक्स किया, कंपाउंड किया। अब हमें इसका व्युत्क्रम बताना है, तो इसका रिवर्स कर देंगे, उल्टा कर देंगे, तो 1:XYZ, यही आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो ये प्रश्न देखने में जरूर लगता है थोड़ा कैलकुलेटिव टाइप का, लेकिन होना बहुत आसान है। ठीक है, ठीक है, बी नहीं आएगा, बी नहीं आएगा। देखो यहीं पे गलती कर रहे हो विशाल, गलती क्या कर रहे हो कि आपने अभी तक मिश्रण अनुपात बताया, आपने तो अभी मिक्स किया ना। तो जब आप मिक्स करोगे तो एक्स वाई जेड रेशियो 1 आएगा, अभी मिश्रण अनुपाती आपने बताया, और उसका हमें व्युत्क्रमानुपाती भी बताना है, उनका उल्टा भी बताना है। तो जब व्युत्क्रमानुपाती करोगे तो उल्टा हो जाएगा, ए रेशियो बी का व्युत्क्रमानुपाती क्या हो जाएगा? बी रेशियो ए हो जाएगा। ठीक है, देखो आप प्रैक्टिस करो भाई। हाँ, आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करिए, पहले बेसिक्स आप क्लियर करिए, फिर आप प्रैक्टिस करिए, तो आपके क्वेश्चन बनने लगेंगे। इसमें परेशान होने जैसी कोई बात नहीं है, ऐसी समस्याएं ज्यादातर बच्चों के साथ है। आगे बढ़ते हैं। 3+√5 और 15 माइनस √125 के बीच मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। देखो मध्यानुपाती आ गया, जिसे हम मीड प्रपोर्शन बोलते हैं, मध्यानुपाती। तो मध्यानुपाती, मध्यानुपाती यानी कि B इक्वल टू होता है
अंडर रूट ए इंटू सी, याद कर लेना, काम आएगा। मध्यानुपाती b इक्वल टू अंडर रूट ए इंटू सी होता है। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि आप मुझे 16 और 25 का मध्यानुपाती बताओ क्या होगा, तो बहुत सिंपल है, आप क्या करेंगे, b इक्वल टू अंडर रूट 16 इंटू 25, आप इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको मध्यानुपाती मिल जाएगा। अंडर रूट 16 की वैल्यू 4, अंडर रूट 5 की वैल्यू 5, अंडर रूट 25 की वैल्यू 5, तो मध्यानुपाती कितना हो जाएगा 20। यानी कि मतलब सॉरी, ये तो अभी एग्जांपल मैं दे रहा हूं, तो आपका मध्यानुपाती कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। क्लियर है? लेकिन ये तो बहुत नॉर्मल से क्वेश्चंस हो गए, बहुत बेसिक से क्वेश्चन हो गए। इस प्रश्न का भी आपको इसी तरीके से जवाब देना है, क्योंकि इसमें भी आपसे मध्यानुपाती ही पूछा गया है। तो मध्यानुपाती दिमाग में रख लेना कि b इक्वल टू अंडर रूट ए इंटू सी होता है। ठीक है, b इक्वल टू अंडर रूट ए इंटू सी, ये मध्यानुपाती होता है। तो मैं लिख देता हूं कि मध्यानुपाती b इक्वल टू अंडर रूट ए इंटू सी, ए मतलब प्रथम वाला पद और सी मतलब तीसरा वाला पद। तो मध्यानुपाती b यानी कि बीच वाला हमें चाहिए, तो हम मल्टीप्लाई कर लें इस वाले का और इस वाले का मल्टीप्लाई कर लें। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 3 प्लस रूट 5 इंटू 15 माइनस, या हम 125 को हम बोल सकते हैं ना 25 गुणे 5, और जब 25 बाहर आएगा तो हम इसको लिख सकते हैं 5 रूट 5। ठीक है, हम ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ो। तो आप देखो कि कुछ चीजें कॉमन आपको दिखाई दे रही। क्या कॉमन दिखाई दे रहा? इसको तो इसी तरीके से रहने दो, 3 प्लस रूट 5 इंटू, यहां देखो 5 कॉमन है, तो 5 अगर कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, यहाँ पे 3 बचेगा और यहाँ पे माइनस अंडर रूट 5 बचेगा। क्लियर हो गई बात? ठीक है जी, बोलो, यहां तक किसी बच्चे को दिक्कत तो नहीं है? जरा जल्दी से बताएंगे आप लोग। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कुछ बन रहा है, कुछ अलजेब्रिक फॉर्म आपके सामने बनता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या हम इसको बोल सकते हैं ये a प्लस बी है? क्या हम बोल सकते हैं ये a प्लस बी है और ये a माइनस बी है? ये a प्लस बी है, ये a माइनस बी है। तो a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर देते हैं, 5 को यही रहने देते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर सकते हैं। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और रूट 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 5। क्लियर है? और इसे हम बोल सकते हैं 5 इंटू 4, और ये जो 4 बाहर आएगा तो ये 2 हो जाएगा और अंडर रूट बचेगा कितना 5। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 2 रूट 5। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती, ऐसे प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। तो जब भी मध्यानुपाती बोलेगा तो आपको मालूम होना चाहिए कि b इक्वल टू अंडर रूट ए इंटू सी होता है। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ। देखो भाई, ये प्रश्न आपके सामने है। ठीक है, आपसे कह रहा है यदि a माइनस बी रेशियो b माइनस सी रेशियो c माइनस डी इक्वल टू 1:2:3 हो, तो a प्लस डी रेशियो c का मान क्या आएगा? ठीक है जी, यदि a माइनस बी रेशियो b माइनस सी रेशियो c माइनस डी इक्वल टू 1:2:3 हो, तो a प्लस डी रेशियो c का मान क्या होगा? देखो नॉर्मली अगर आप पहले से थोड़ा बहुत भी आपने पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा एक प्रश्न होता है कुछ इस प्रकार से कि a प्लस बी रेशियो b प्लस सी रेशियो c प्लस ए, और कुछ इस तरीके से आपके सामने दिया होगा कि 4:5:6। ठीक है, 4:5:6, और उसमें फिर आपसे तरह तरह के क्वेश्चन पूछता है कि बताइए कि a रेशियो b रेशियो c का मान क्या होता है, क्या होगा, a रेशियो b रेशियो c का मान क्या होगा। तो इसको मैं 7 कर लेता हूं ताकि कैलकुलेशन अपना थोड़ा आसान ही रहे। ठीक है,
तो ऐसे प्रश्न आपके सामने आते हैं तो आपसे पूछा जाता है ए रेशियो बी रेशियो सी। हालांकि कुछ डेटा भी दिया होता है कि मान लीजिए कि ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दिया हो 9899, है ना। तो हमें रेशियो में वैल्यू बताना होता है, इस वजह से इस डेटा से हमारा विशेष कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक है। तो अगर मुझे ए रेशियो बी रेशियो सी की वैल्यू बतानी होती है तो फिर हम क्या करते हैं, तो आप इन सब का सम करते हो, इन सबको जोड़ते हो। तो जोड़ते हो तो देखते हो ए 2 बार है, बी 2 बार है और सी 2 बार है, तो 2 कॉमन ले लेते हो, फिर बचता क्या है, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। इन सबको जोड़ोगे तो 4 और 5 9, 9 और 7 मिलके 16 हो जाएगा। तो a प्लस बी प्लस सी का मान कितना आ जाएगा, 8 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, 8 के बराबर हो जाता है। ये रेशियो में आता है, ऐसा आप करते हो। फिर अगर आपको a रेशियो बी रेशियो सी का मान चाहिए तो आप ध्यान से देखो, a का मान चाहिए, यहाँ पे a नहीं है, तो अगर तीनों में से a प्लस बी प्लस सी, इन तीनों में से अगर b प्लस सी घटाऊंगा, a प्लस बी प्लस सी में से b प्लस सी घटाऊंगा तो a ही मिलेगा, और b प्लस सी का मान मतलब दूसरा वाला 4 है 5 है, तो 8 में से 5 घटाऊंगा तो ये 3 आएगा। ऐसे हमें b का मान चाहिए, तो देखो यहाँ b नहीं है, तो 8 में से इस वाले डेटा को, आखिरी वाले डेटा को घटाऊंगा तो हमें b का मान मालूम चलेगा, 8 में से 7 घटाएंगे तो 1 आएगा। ऐसे अगर c का मान हमें निकालना हो तो a प्लस बी का मान घटा दूंगा तो c मालूम चल जाएगा, 8 में से 4 घटाऊंगा तो 4 आ जाएगा। ये देखो एक बहुत बेसिक सा पैटर्न होता है, ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है, मुझे पूरा विश्वास है कि आपने इसको पढ़ा होगा, ठीक है, आप इसे जरूर पढ़े होंगे, राइट। लेकिन अपना जो प्रश्न है वो इस तरीके का नहीं है, ये प्लस वाला तो आपने पढ़ा हुआ है, ये माइनस वाला है, a माइनस बी, बी माइनस सी। देखो c माइनस ए नहीं है, इसको मैं मिटा रहा हूं, ठीक है, इरेज कर रहा हूं। आई होप ये समझ पाए होंगे आप। तो आप देखोगे कि a माइनस बी रेशियो b माइनस सी रेशियो c माइनस डी, तो ये c माइनस डी है, c माइनस डी है। तो अगर आप इसको जोड़ोगे भी तो भी कुछ खास रिजल्ट आपको मिलने वाला है नहीं। अगर मान लो हम इन सबको जोड़ेंगे तो ये माइनस बी कट जाएगा, और ये माइनस सी और ये प्लस सी कट जाएगा, और आपको मिलेगा कुछ a माइनस डी मिलेगा, a माइनस डी मिलेगा, और a माइनस डी की वैल्यू 3 2 5 और 1 6 के बराबर हो जाएगा। तो वहां से क्या कर पाओगे, क्योंकि आपको तो a प्लस डी का मान चाहिए। अगर आप a माइनस, आप सबको अगर ऐड करोगे, चलो हम ऐड करके देखते हैं, अगर हम सबको जोड़ते हैं तो a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस डी, और इन सबको हमने जोड़ा तो 3 2 5 और 1 6 आया। तो आपने देखा कि b से b कट गया, c से c कट गया, और आया a माइनस डी इक्वल टू 6। और हमें जो बताना है वो ये बताना है a प्लस डी रेशियो सी। तो फिर हम आगे कुछ कर ही नहीं पाएंगे, हम क्या कर पाएंगे बताइए, इसके आगे हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं, फिर मामला अपना बिगड़ जाएगा। फिर हम क्या करें, तो यहां पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने की आवश्यकता है, बहुत थोड़ा सा, लिटिल बिट, क्लियर है ना। थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए, आपका काम क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। फिर आप क्या करेंगे भाई, क्या करेंगे आप, तो आप मुझे ये बताओ कि क्या मैं इन दोनों को ऐड करके, इन दोनों को जोड़ करके क्या मैं इसके बराबर कर सकता हूं। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों करोगे, तो भाई देखो, अगर एक में दो जोड़ दूंगा क्या वो 3 के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो भाई। अगर मैं पहले और दूसरे वाले को जोड़ लूं, क्योंकि जो रेशियो अपने सामने है 1:2:3, हम उसी के अकॉर्डिंग इसको सेट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। ये कहीं पे भी होता, जैसे मान लो ये होता 3:2:1, तो आखिरी के दोनों को जोड़ के हम पहले वाले के बराबर करते। फिलहाल 1:2:3 है, तो हम इन दोनों को जोड़ करके, इन दोनों को जोड़ के 1 + 2 3, हम ये तीसरे वाले के बराबर कर सकते हैं। तो वैसा हम करने का अब प्रयास करते हैं कि देखते हैं कुछ मिलता है क्या। तो a माइनस बी प्लस बी माइनस सी इक्वल टू सी माइनस डी, ठीक है भाई। तो देखोगे कि ये इससे कट गया, तो इस d को उधर लाओगे तो ये बन जाएगा a प्लस डी, और इस माइनस सी को उधर लेके जाओगे तो ये बन जाएगा 2c, ठीक है। हमें चाहिए था a प्लस डी रेशियो सी, a प्लस डी की वैल्यू हमें मालूम है कितना होता है 2c, और c को रहने दो c,
अगर सी से सी कटेगा तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 2:1। 2:1 आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बताइए आपको बात समझ में आया कि नहीं आया? बोलो, बताओ भाई, आपको ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? और क्वेश्चन कैसा है, कैसा था, जरा एक बार जल्दी से आप बताओ, बताइए कैसा प्रश्न था? हाँ, मजा आया ये प्रश्न करके? बताइए भाई जल्दी से एक बार, ठीक है? जल्दी से एक बार बताएं सभी बच्चे कि क्या आपको समझ में आया प्रश्न? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये प्रश्न आपके सामने है। अब हम दूसरे टाइप में चल रहे हैं। अभी तक हम पहला टाइप से पढ़ रहे थे, दूसरा टाइप है नंबर बेस्ड संख्याओं पर आधारित। ठीक है, तीन धनात्मक संख्याएं 2:3:5 के अनुपात में है। यदि उनके वर्गों का योग, यदि उनके वर्गों का योग 1368 है, 1368 है, तो संख्याओं का योग क्या है? तो देखो रेशियो में जब भी वर्ग की बात होगी, घन की बात होगी, ठीक है, गुणा करने की बात आएगी, तो आप हमेशा जो ये रेशियो दिया है ना, इसको एक कांस्टेंट के रूप में मान लेना, एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर लेना। ठीक है, एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर लेना, क्योंकि वर्ग की बात आ रही है, तो जो कुछ भी बोला गया है वैसा ही करेंगे। तो आपसे कह रहा है कि यदि उनके वर्गों का योग, तो पहली संख्या 2x, इसका वर्ग, दूसरी संख्या 3x, इसका वर्ग, और 5x, इसका वर्ग। इनके वर्ग का जो योग होगा वो आपसे कह रहा है कि 1368 है, 1368 है। तो इनका स्क्वायर कर लो तो 4x² प्लस 9x² प्लस 25x² इक्वल टू 1368। ठीक है, इन सबका हम सम करते हैं, तो 25 और 9 मिलके कितना हो जाएगा? 34, और 4 मिलके 38 हो जाएगा। 38² इक्वल टू 1368। और इसको 19 से काटो, कटना चाहिए, 19 दूनी 38, और 19 सत्ते 133, 34 35 36, 19 दूनी 38, तो x² बराबर 36 हो जाएगा, क्योंकि अगर 72 को अगर हम 2 से काटेंगे तो 36 आएगा, और x का मान कितना आएगा? 6 आएगा। और आपसे कह रहा है कि बताओ इनका योग क्या होगा, तो सबको जोड़ लेते हैं, 5 3 8 और 2 10, इन सबको जोड़ लो, 5 3 8 और 2 10, 10x का मान हमें चाहिए। तो x का मान अगर 6 है तो 10x का मान कितना आ जाएगा? तो 60 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, आपसे कह रहे हैं तीन संख्याओं का योग 98 है, यदि पहली से दूसरी का अनुपात 2:3 है और दूसरी से तीसरी का अनुपात 5:8 है, तो तीसरी संख्या क्या है? तो हम क्या कर लें कि पहली का दूसरी से अनुपात आपसे कह रहा है, तो पहली से दूसरी का अनुपात 2:3 है। ठीक है जी, दूसरी से तीसरी का अनुपात, दूसरी से तीसरी का अनुपात 5:8 है। यहां से हम इन तीनों संख्याओं का रेशियो निकाल लें कंबाइन, कि 1:2:3 क्या होगा? पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात क्या होगा? तो यहां पे हम लोग क्रॉस मेथड का प्रयोग करेंगे, तो सीधे 2 का मल्टीप्लाई 5 में कर देंगे, 10 आएगा। ठीक है, 3 का मल्टीप्लाई 5 में कर देंगे, 15 हो जाएगा, और 3 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा, राइट। और आपसे जी दिया क्या हुआ है? इन तीनों संख्याओं का योग 98, तो इन सबको जोड़ लो, तो 24 और 15 39, और 10 49, यानी कि 49 की वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 98 के इक्वल। तो एक की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगा? 2 के इक्वल। आपसे कह रहा है तीसरी संख्या क्या है? तीसरी संख्या 24 है,
तो 24 की वैल्यू कितना हो जाएगा 48। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। बताइए भाई, यहां भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब अगले टाइप्स में हम चलते हैं। अगला जो टाइप हमें पढ़ना है वो पढ़ना है डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड, बंटवारे पर आधारित। अब हमें कुछ राशि दी गई होगी, उस राशि को 2 या 3 या 4 लोगों के बीच में हमें क्या करना होगा, बांटना होगा। ठीक है ना? तो डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है जी, डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड बंटवारे पर आधारित। ठीक है, तो ये प्रश्न आप लोगों ने देखा भी होगा, समझा भी होगा, किया भी होगा। फिर भी एक बार फिर हम पुनः इसको करने की कोशिश करते हैं। ए बी और सी में 555 रुपए की राशि 1/4 रेशियो 1/5 रेशियो 1/6 के अनुपात में बांटी जानी थी, परंतु गलती से यह 4:5:6 के अनुपात में बांट दी गई। सी को कितनी राशि अधिक मिली? हमें बताना है कि सी को कितनी राशि अधिक मिली। ठीक है जी, तो एक्चुअल में हमें बांटना था 1/4 रेशियो 1/5 रेशियो 1/6। इस रेशियो में हमें बांटना था और गलती से बांट दिया गया 4:5:6 के अनुपात में। ठीक है, तो ये भिन्न का अनुपात है, रेशियो ऑफ फ्रैक्शन है, भिन्न का अनुपात है। तो इस भिन्न के अनुपात में पूर्णांक के अनुपात में इसको हमें कन्वर्ट करना है सबसे पहले। जैसे ये पूर्णांक का अनुपात है, पूर्ण अंकों का अनुपात है, ये भिन्न का अनुपात है, तो इस भिन्न के अनुपात को पूर्ण अंकों के रूप में, अनुपात के रूप में हम सबसे पहले इसको कन्वर्ट करें। ठीक है, तो कैसे करते हैं सीख लीजिए। तो हमें ये नीचे वाले डेटा को हटाना है, 456 इसे हमें हटाना है। अगर जिसे भी रेशियो में जिसे भी आपको हटाना होता है, रेशियो में जिसे भी आपको हटाना होता है, उसका हम एलसीएम लेके मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो 4, 5 और 6 का एलसीएम 60 हो जाएगा। 60 का मल्टीप्लाई यहां कर दो, 60 का मल्टीप्लाई यहां कर दो और 60 का मल्टीप्लाई यहां कर दो, ये हट जाएगा। अब ये बन क्या जाएगा जरा देखो, तो ये बन जाएगा 15, ये बन जाएगा 12 और ये बन जाएगा 10। क्लियर हो गई बात? ठीक है, तो अब इस अनुपात में हमें बांटना था और हमें इस अनुपात में मिला, तो आपसे सीधे बोल दिया कि सी को कितनी राशि अधिक मिली। तो हम सी की राशि का पता कर लें कि सी को पहले कितना मिलता था और सी को अभी कितना मिल रहा है। ठीक है, तो टोटल 15 और 12 27 और 10 37, तो टोटल 37 था और 37 में सी का हिस्सा कितना था 10। 37 में सी को 10 मिलता था और टोटल अमाउंट कितना है 555। 555, तो ये कट जाएगा क्या, कितनी बार में कटेगा, 5 बार में, 15 बार में, 15 बार में कटेगा। तो 150, यानी कि पहले सी को मिलता था 150 रुपए। पहले सी को कितना मिलता था 150 रुपए। अब सी को कितना मिल रहा है 6 4 10 5 15, 15 टोटल 15 में सी का हिस्सा कितना है 6 और अमाउंट तो उतना ही है 555 ही है। अगर हम इसको 15 से काटेंगे 555 को तो 37 बार में, और 37 का 6 में मल्टीप्लाई करो, 6 सते कितना 42 हो जाएगा और 6 त्रिक 18 और 4 मिलके 22 हो जाएगा। तो देखो अब सी को 222 रुपए मिलता है, पहले सी को 150 रुपए मिलता था, तो कितना अधिक मिल रहा है, तो आप बोलेंगे कि 72 रुपीस अधिक मिल रहा है। 222 में से 150 को घटाएंगे तो आएगा 72 रुपीस। ठीक है ना, 72 रुपए अधिक मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके के प्रश्न में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न आपके सामने है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ये प्रश्न आपके सामने है, यहां भी आपको डिवाइड बांटना ही है। 15,525 रुपए की राशि सुनील, अनिल और जमील के बीच इस तरह से विभाजित की जानी है, यदि उनके हिस्सों में से क्रमशः 22 रुपए, 35 रुपए और 48 रुपए कम कर दिए जाए, तो उनकी शेष राशि 7:10:13 के अनुपात में हो जाए। यदि उनके मूल हिस्सों में क्रमशः 16 रुपीज, 77 रुपीज और 37 रुपीज जोड़ दिए जाते हैं, तो उनकी राशि का अनुपात क्या रहा होगा। ठीक है,
ठीक है जी, बताइए। क्या आएगा? बताओ भाई, बताओ इस प्रश्न का जवाब क्या आएगा? तो 15,525 रुपए की राशि है जो सुनील, अनिल और जमील के बीच डिवाइड होनी है। और आपसे कह रहा है कि उनके हिस्सों में से अगर आप 22 रुपीज, 35 रुपीज और 48 रुपीज अगर आपने कम कर दिया तो उनकी शेष राशि यानी कि कम करने के बाद का ये अनुपात है। डिवाइड तो हमें टोटल करना है 15,525 रुपए की राशि, लेकिन जो रेशियो दिया है वो 22 रुपए, 35 रुपए और 48 रुपए कम करने के बाद का दिया है। तो देखो 15,525, 15,525, 15,225 में से हम कितने रुपए कम कर लें? 22 रुपए ये, 35 रुपए ये और 48 रुपए ये। तो 48 और 22 इक्वल टू 70, 70 प्लस 35 यानी कि 105, 105, 105 रुपए अगर हम कम कर लेंगे तो अपने सामने बचेगा क्या? 14,000, 15,000, 15,000, आपके सामने बचेगा 15,000, 15,420 रुपए, यही आपके सामने बचेगा। अगर आप, आपसे क्वेश्चन ध्यान से समझो, कह रहा है कि 15,525 रुपए इन तीनों के बीच में बांटना था और उसमें से अगर 22 रुपए, 35 रुपए और 48 रुपए कम कर दिया जाए तो फिर रेशियो आपका बनेगा 7:10:30। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि सबसे पहले इनको टोटल देखा कि टोटल मैं कितना कम कर रहा हूं, टोटल कितना कम कर रहा हूं, तो टोटल 105 रुपए कम कर रहा हूं। तो टोटल अमाउंट 15,525 में से 105 को अगर लेस करेंगे तो 15,420 बचेगा। तो अब ये जो 15,420 है उसे हम इस रेशियो में डिवाइड कर दें, इस रेशियो में डिवाइड कर दें। तो टोटल जब इनको हम जोड़ेंगे तो 13 और 7 20, 20 और 10 मिलके कितना हो जाएगा? 30। यानी कि हम 30 का अगर इसमें डिवाइड करें तो आप बताओ एक यूनिट की वैल्यू कितना अपने सामने आएगा? जीरो से जीरो कटेगा, 3 × 5 = 15 और 14 × 3 = 42, एक रेशियो की वैल्यू आएगा 514। तो हम मल्टीप्लाई कर लें, सबका कितना आएगा? तो 7 × 514, रेशियो रेशियो ही बताना है, 10 × 514 इंटू 13 × 514। क्लियर हो गई बात? ठीक है, इनका मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना आएगा। तो 7 × 5 = 35, 14 × 7 = 98। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 5140। ये कितना हो जाएगा? 13 × 4 = 52, 13 × 1 = 13 और 5 मिलके कितना हो जाएगा? 18, 13 × 5 = 65 और 1 मिलके 66। मतलब इतना आ जाएगा रुपए में। लेकिन अभी ये फाइनल आंसर नहीं है, आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि अब यदि उनके मूल हिस्से में 16 रुपए, 77 रुपए और 37 रुपए जोड़ दिया जाए तो अभी जो ये जो कुछ भी आया वो किस पे आया? 15,420 रुपए पे। अगर फिर अगर मैं उसमें एक एक के हिस्से में 22, दूसरे में 35 और तीसरे में 48 जोड़ूंगा तो वो 15,525 के इक्वल होगा। और फिर उसके बाद हमें कितना जोड़ना पड़ेगा? पहले में 16, दूसरे में 77 और तीसरे में कितना जोड़ना पड़ेगा? 37। क्लियर हो गई बात? फिर उनका रेशियो बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट जोड़ लेते हैं कि 22 और 16, 22 और 16 मिलके कितना हो जाएगा? 38। तो इसके हिस्से हिस्से में 38 रुपए जोड़ना है, इसमें कितना जोड़ना है? 35 और 77, 35 और 77, 7 5 12, 7 3 10 और 1 11, यानी कि 112 रुपए इसमें जोड़ना है। तीसरे वाले में कितना जोड़ना है? तो 37 ये हो गया और 48 ये हो गया, 8 7 15, 4 3 7 और 1 8, यानी कि 85 रुपीज। ठीक है, अब इनको जोड़ो, ये कितना आ रहा? 8 8 8 16, 9 3 12 और 1 13, 35 और 1 36। ठीक है जी, ये कितना आया? ये 2 आया, 4 और 1 5 आया, 51 और 1 52 आया। ठीक है, इनको जोड़ो, कितना आया? 5 और 2 7 आया, 8 और 8 16 आया, 66 में एक जोड़ेंगे 67। अब इनका हम रेशियो निकालें
तो ये आपका 101 से कटेगा तो ये 36 बार में, ये 101 से कटेगा 52 बार में, और ये 101 से कटेगा 67 टाइम्स। तो आपका जो आंसर होगा वो 36 रेशियो 52 रेशियो 67 होगा। ये आपका सही जवाब होगा। क्लियर हो गई बात? बताओ भाई, समझ में आया? गलत है भाई, 9 रेशियो 13 रेशियो 9 रेशियो 13 रेशियो 17 गलत है बेटा। ठीक है, 9 रेशियो 13 रेशियो 17 गलत है। चलो आगे बढ़ते हैं भाई अगले प्रश्न की तरफ। देखो, एक आदमी 7 बेटों 3 बेटियों और 5 भतीजों के बीच बांटने के लिए 12,600 रुपए की राशि छोड़ता है। यदि हर बेटी को हर भतीजे से 3 गुना राशि मिले और हर बेटे को हर भतीजे से 7 गुना राशि मिले, तो हर बेटी का हिस्सा क्या है? ठीक है, सिंपल सा प्रश्न है लेकिन इंपॉर्टेंट है। तो ये बेटी हो जाएगी डॉटर, ये बेटी हो गई डॉटर, ये सन हो गया बेटा, और ये भतीजा हो गया नेफ्यू। ठीक है, तो आपसे कह रहा है यदि हर बेटी को हर भतीजे से 3 गुना, अगर भतीजे को 1 मिलेगा तो बेटी को कितना मिलेगा? 3 गुना 3 मिलेगा। हर बेटे को हर भतीजे से 7 गुना, भतीजे को अगर 1 मिलेगा तो बेटे को 7 मिलेगा। तो एक बेटी को 3, 5 बेटे 7 मतलब एक बेटे को 7 और एक भतीजे को 1, इतना मिलता है। लेकिन बेटे कितने हैं? 7, तो 7 का गुणा कर दो। बेटे कितने हैं? 7, तो कुल 49 रुपए इन्हें मिल जाएगा। बेटियां कितनी है? 3, 3 का गुणा कर दो तो कुल 9 रुपए। और भतीजे कितने हैं? 5, मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल कितना हो जाएगा? 9 रेशियो 49 रेशियो 5। अब ये टोटल जो वैल्यू है वो 12,600 के बराबर होना चाहिए। तो 49 और 9 मिलके कितना हो जाएगा आपका? 58 और 5 63, 63। तो 63 की जो वैल्यू है वो क्वेश्चन में दिया है कि टोटल कितना बांटना था? 12,600। तो एक की वैल्यू कितना आ जाएगा? 2 टाइम्स है 200। और आपसे पूछ रहा है कि बताओ हर बेटी का हिस्सा कितना है? तो बेटी का तो 3 ही था ना, 3 की वैल्यू कितने के बराबर? 6। क्लियर है? तो यही आपका आंसर हो जाएगा। हर बेटी का पूछा, यानी कि एक बेटी को कितना मिलेगा? तो एक बेटी को 600 रुपए मिलेगा। जल्दी से बताओ, क्या आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताओ भाई, जल्दी से बताइए। चलो भाई नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो टाइप्स हम पढ़ने जा रहे हैं, ये वाला टाइप्स, ठीक है बता रहा हूं, ध्यान से देखो। फिर से मैं बता देता हूं, फिर से शुरू से बता देता हूं, शुरू से बता देता हूं। देखो, फिर से बता देता हूं। आपसे कह रहा है कि हर बेटी को आप टोटल बांटना, तो देखो 7 बेटों 3 बेटियों और 5 भतीजों के बीच टोटल 12,600 रुपए की राशि बांटनी है। ठीक है ना? और आपसे कह रहा है कि हर बेटी को हर भतीजे से 3 गुना। तो अगर भतीजे को 1 रुपए मिलता है तो बेटी को कितना मिलेगा? तो बेटी को भतीजे से 3 गुना मिलेगा, तो 3 मिलेगा। और फिर कह रहा है कि हर बेटे को हर भतीजे से 7 गुना मिलेगा। तो भतीजे को 1 मिलेगा तो बेटे को कितना मिलेगा? 7 मिलेगा। तो आप देखो टोटल है कितने लोग? बेटे कितने? डी मतलब डॉटर, बेटियां कितनी है? 3, बेटे कितने हैं? 7, और भतीजे कितने हैं? 5। तो बताओ एक बेटी को अगर 3 रुपए मिलता है तो 3 बेटियों को कितना मिलेगा? 9 रुपए। एक बेटे को 7 रुपए मिलता है तो 7 बेटों को कितना मिलेगा? 49 रुपए। एक भतीजे को 1 रुपए तो 5 भतीजे को कितने? 5 रुपए। तो कुल जोड़ लेते हैं टोटल कितना रुपए हुआ? तो टोटल 63 रुपीज हुआ। और यही 63 रुपीज की वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 12,600 रुपए के बराबर। तो एक की वैल्यू कितने के बराबर होगा? 200 रुपए के बराबर। और आपसे कह रहा है तो हर बेटी का हिस्सा क्या है? तो हर बेटी का हिस्सा क्या है? 3, और 3 की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगा? 600 के बराबर। ठीक है भाई, अब बताओ ऑप्शन नंबर फर्स्ट समझ में आया? बोलो भाई।
ओके, आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अगले टाइप में हम चलते हैं। कह रहा क्वाइन बेस्ड में सिक्कों पर आधारित। ठीक है, तो सिक्कों पर आधारित प्रश्न हम लोग करते हैं। ठीक है, चलो देखो, आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि एक बॉक्स में 25 पैसे, 1 रुपए और 2 रुपए मूल्य वर्ग के सिक्के हैं। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि रीजनिंग के मिक्स क्वेश्चन की जो हम प्रैक्टिस करते हैं शाम को 6 बजे, उसमें एक प्रश्न जरूर आपको सिक्कों पर आधारित देखने को मिलता है। ठीक है, तो क्या क्या है? 25 पैसे, 1 रुपए और 2 रुपए। ठीक है, 25 पैसे, 1 रुपए, 2 रुपए के मूल्य वर्ग के सिक्के हैं जिनकी कुल राशि दिया हुआ है। कितना? कुल राशि दिया हुआ है 4,455। सभी मूल्य वर्ग के सिक्कों की संख्या समान है। तो संख्या जो है वो समान है। संख्या समान है मतलब 1:1:1 है। ठीक है, तो संख्या को हमें मूल्य में कन्वर्ट करना है क्योंकि इनका मूल्य दिया हुआ है। ठीक है ना, मूल्य दिया हुआ है। ठीक है, तो सभी मूल्य वर्ग के सिक्के समान संख्या में हैं। ठीक है, तो आप मुझे बताओ, देखो, अगर तुम्हारे पास एक सिक्का है वो भी 25 पैसे का है, एक सिक्का है वो भी 25 पैसे का है, तो कितना रुपए हुआ? अगर आप रुपए में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो रुपए में कर लो। ठीक है, या अगर आपको दिक्कत होती है तो सबको पैसे में कन्वर्ट कर दो, वो तुम्हारे पास ऑप्शन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे ये 25 पैसा है, 1 रुपए में कितना पैसा होता है? 100 पैसा होता है। और 2 रुपए में कितना पैसा होता है? 200 पैसा होता है। अब ज्यादा कंफ्यूज ना हो, सबको पैसे में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, तो एक सिक्का आपके पास है और एक सिक्का वो भी 25 पैसे का है, तो कुल कितना पैसा हुआ? तो बोलेंगे 25 पैसा हुआ। एक सिक्का आपके पास है वो भी 100 पैसे का है, तो कुल कितना पैसा हुआ? बोलेंगे 100 पैसा है। एक सिक्का आपके पास है वो भी 200 पैसे का है, तो कुल कितना पैसा हुआ? 200 पैसा हुआ। तो कुल कितना पैसा हुआ आप इनको जोड़ो, तो 200, एक 300, 325 पैसा हुआ। 325 पैसे की वैल्यू 455 रुपए है। रुपए को भी पैसे में कन्वर्ट कर दो, बस काम खत्म। क्लियर है? अब एक की वैल्यू यहां पे निकालो, कितने के बराबर हो जाएगा? ये किससे काटा जाए भाई? 3 कितनी बार में जाएगा? एक बार में। चलो पहले 25 से इसको काट के देखते हैं। ठीक है, 25 इकन्ने 25 और 7 32, 25 3 75 हो जाएगा। 25 से इसको काटेंगे तो एक बार में जाएगा 25 और 20, 20 बचा 205, 25 अठे कितना हो जाएगा? 225 दूने 50। ठीक है, गड़बड़ तो नहीं हो रहा? चलो सही है। फिर इसको अगर हम काटेंगे एक से, तो 13 इकन्ने 13, 5 13 चौक के 52, 140 आएगा। आपसे कह रहा है कि बॉक्स में 2 रुपए के सिक्कों की कुल संख्या, तो 2 रुपए के सिक्कों की कुल संख्या 1 है और 1 का मान होता है 140, तो यही आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल सही है भाई अमर सिंह, बिल्कुल सही है। लाइक कर दो भाई, वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हो आप लोग। हाँ, ऐसे काम नहीं चलेगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये प्रश्न आप देखो, आपसे कह रहा है कि एक थैली में 20 पैसों और 25 पैसों के सिक्कों के रूप में 90 सिक्के हैं। यदि थैली में सिक्कों की कुल कीमत 21 रुपए हो तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। बताइए क्या होगा? बताइए भाई क्या होगा? हाँ बताओ क्या होगा, जल्दी से बताओ। बताइए क्या आएगा? विपुल शुक्ला जी, क्लासेस ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक्स बेटा पढ़ा दिया हूं। परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, रेशियो, आज पूरा कंप्लीट आपका हो जाएगा एक ही वीडियो में। ठीक है, आपकी सारी क्लासेस आपको प्रोवाइड हो जाएंगी। ठीक है, और रेगुलर ही रहेंगे, परेशान मत होइए। क्लासेस ऑफलाइन भी होती हैं, ऑनलाइन भी होती हैं, तो सबको मेंटेन करना होता है। ठीक है, लेकिन आपका नुकसान नहीं होगा, आपका कंप्लीट आपको पढ़ा दूंगा, जितना हमने आपको वादा किया है कि कंप्लीट आपका बेसिक मैथ करा दूंगा, तो
कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है, सारे टाइप्स करा देंगे, सारे क्वेश्चंस करा देंगे, ठीक है, परेशान मत होइए। क्या आया भाई, अभी तक जवाब नहीं दिया आपने, क्या आंसर आएगा? ठीक है, तो देखो, एक तो इसका बेसिक मेथड है, आप एक्स वाई मान के ऐसे चल रही है कि माना 20 पैसे के सिक्कों की संख्या x है, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या y है, तो कुल आप संख्या जोड़ेंगे तो x प्लस वाई इक्वल टू 90, फिर उनकी वैल्यू निकालेंगे, फिर इक्वेशन बनाएंगे। एक तो वो तरीका है, आप उस तरीके से क्वेश्चन को कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। एक तो वो तरीका है क्वेश्चन को करने का, ठीक है, और एक तरीका है जो मैं आपको बता रहा हूं कि आप यहां पे एलिगेशन लगाओ, एलिगेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ एलिगेशन, आप एलिगेशन लगा लो, एलिगेशन मेथड, आप यहां पे एलिगेशन मेथड लगा लो, एलिगेशन, ठीक है जी। तो आप यहां पे लिखो 20 पैसा, यहां पे लिखो 25 पैसा, ठीक। और क्या सिक्कों के रूप में कुल 90 सिक्के हैं, कुल 90 सिक्के हैं टोटल, यानी कि टोटल मिला करके, नहीं टोटल कह रहा है कि 90 सिक्के हैं, 90 सिक्के हैं। चलो भाई, तो अब तुम मुझे बताओ कि अगर मान लो सपोज दैट कि ये जो 90 का 90 सिक्का है, हर एक सिक्का अगर 20 पैसे का होता, हर एक सिक्का अगर 20 पैसे का होता, तो कुल कितने पैसे होते तुम्हारे पास, बताओ। कि अगर मान लो ये 90 के 90 सिक्के किसी थैले में अगर 90 सिक्के हैं और 90 के 90 सिक्के 20 पैसे के हैं, तो कुल कितना पैसा होगा, सीधे मल्टीप्लाई कर दो तो कुल 1800 पैसा होगा, ठीक है। सेम उसी प्रकार ऐसा मान लो कि ये 90 के 90 सिक्के, सारे सिक्के अगर 25 पैसे के हैं, सारे सिक्के अगर 25 पैसे के हैं, तो कुल कितना पैसा होगा, सीधे मल्टीप्लाई कर लो, 25 का मल्टीप्लाई 9 में कर लो, 25 9 225, यानी कि 2250। लेकिन ऐसा तो है नहीं, ऐसा तो है नहीं, इन दोनों को मिलाकर के क्वेश्चन में कह रहा है कि कुल कीमत कितनी है, 21 रुपए। 21 रुपए का मतलब हुआ 2100 पैसा, आप घटा लो, ठीक है, ये 300 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा भाई साहब, 150 हो जाएगा। और अगर मैं इसका रेशियो बनाऊंगा तो 1:2 हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा। 1:2 का मतलब ये हुआ कि 20 पैसे के सिक्कों की संख्या 1, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 2, और कुल कितना हो जाएगा, 2 और 1 मिलके 3, 3 की वैल्यू दिया हुआ है 90, 1 की वैल्यू हो जाएगा 30, और आपसे क्वेश्चन में बोला है 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, 25 पैसे के सिक्के की संख्या के नीचे कितना लिखा है, 2, तो 2 की वैल्यू कितना आ जाएगा, 60, यानी कि आपका सही जवाब जो हो जाएगा वो 60 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बोलो भाई, 65 कहां से आ गया भाई, गलत क्यों बता रहे हो? चलो, वीडियो को लाइक करते रहेंगे भाई, थोड़ा तो सपोर्ट करोगे। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो आपका, अगला जो टाइप है वो टाइप कौन सा है, आय और व्यय पर आधारित प्रश्न, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बेस्ड, आय और व्यय पर आधारित प्रश्न, ठीक है। चलो भाई, आय और व्यय पर आधारित प्रश्न बहुत आसान सा ये फॉर्मेट होता है। क्वेश्चन कह रहा है दो मित्रों डेविड और अजय की मासिक आय क्रमशः 5:7 के अनुपात में है और इनमें से प्रत्येक 78,000 रुपीज प्रति माह बचाता है। यदि इनके मासिक व्यय का अनुपात 1:4 है तो डेविड की मासिक आय ज्ञात करें। तो इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं, आप इसको बेसिक तरीके से कर सकते हो, ठीक है ना। तो पहले मैं एक बेसिक तरीका बताता हूं और फिर उसके बाद मैं इसमें क्रॉस प्रोडक्ट मेथड का यूज बताऊंगा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट मेथड अगर आप लगाएंगे तो रेशियो में ही बहुत सारे टाइप्स के प्रश्न आप कर सकते हैं। एज रिलेशन जब हम पढ़ेंगे तो वहां पे भी क्रॉस प्रोडक्ट मेथड का पूरा यूज होगा। क्लियर हो गई बात? चलिए, तो पहले तो ऐसा मान लेते हैं कि डेविड और अजय की जो मासिक आय है, जो इनकी इनकम है, आय है,
वो 5:x के अनुपात में है, तो हम मान लेते हैं कि डेविड की आय 5x है और अजय की मासिक आय कितनी है, 7x है। कह रहा और इनमें से प्रत्येक 78,000 रुपए की बचत करता है यदि इनके मासिक व्यय का अनुपात 1:4 है। मासिक व्यय का अनुपात 1:4 है। तो आप मुझे ये बताओ कि अगर आय में से मैं बचत को घटाऊं, अगर आय में से मैं बचत को घटाऊं, आय में से अगर मैं बचत को घटाऊं तो मुझे व्यय मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जी मिलेगा। तो 78,000 रुपए घटा दो, आय में से बचत को घटा दो, यहां भी 78,000 रुपए घटा दो, आय में से बचत को घटा दो, तो बताओ तुम्हें व्यय का अनुपात मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बोलेंगे जी बिल्कुल मिलेगा। तो आय में से हमने बचत को घटाया, हमें व्यय का अनुपात मिला। एक तो तरीका यह है कि आप क्रॉस में मल्टीप्लाई करके आप इनकी वैल्यू निकाल लो, तो ऐसा मैं करके बता देता हूं, लेकिन हमें इस तरीके से क्वेश्चन को नहीं करना, इस बात को ध्यान देना। ये बेसिक तरीका है, ठीक है ना? हमें इस तरीके से क्वेश्चन को नहीं करना है, क्लियर है ना? हमें करना है क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से, क्लियर है? हमें किससे करना है? हमें करना है क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से। फिर भी मैं बता देता हूं, 4 का मल्टीप्लाई 5x में करो तो 20x हो जाएगा, इनटू ये हो जाएगा तुम्हारा कितना, ठीक है? तो एक काम करता हूं, थोड़ा सा आसान करता हूं इसको, 4 इंटू 78,000 ही रहने दो, ठीक है? 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 7x माइनस 78,000 हो जाएगा, क्लियर है? ये उधर जाएगा तो 13x हो जाएगा, माइनस इधर जाएगा 78,000, अगर मैं कॉमन ले लूंगा तो ये माइनस है, ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, 4 में से 1 जाएगा तो 3 बचेगा, 3 गुणे 78,000 हो जाएगा, ठीक है ना? ये इधर आता तो प्लस का 78,000 होता, 78,000 कॉमन लेता तो -1 + 4, -1 + 4 तो कितना बचता? प्लस का 3 बचता, तो 13 छक कितना हो जाएगा? 78, ये 6,000 हो गया। और x का मतलब कितना हो जाएगा? 6 × 18,000। और क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या है? तो डेविड की मासिक आय, डेविड की मासिक आय 5x और 5x की वैल्यू 18 × 90 हो जाएगा, 90,000 हो जाएगा, 90,000। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। तो एक तो ये बेसिक तरीका है, अमर सिंह वेरी गुड। ये तो एक बेसिक तरीका है मेरे भाई, हम चाहें तो इस तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है? ये बेसिक तरीका है, ठीक है? समझ में आया? अब हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट मेथड हम बताने जा रहे हैं, इसको मैं इरेज कर रहा हूं, मिटा रहा हूं। क्रॉस प्रोडक्ट मेथड हम लगाने जा रहे हैं, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, ठीक है? तो क्रॉस प्रोडक्ट मेथड क्या होता है मेरे भाई, कि जब भी आपको लगे, ध्यान से सुन लेना, बहुत जगह अप्लाई होगा, जब भी आपको लगे कि एक रेशियो दिया हुआ है, उस रेशियो में कोई संख्या जोड़ के या घटा के एक नया रेशियो आता हो, तो वहां पे क्रॉस प्रोडक्ट मेथड आप लगाओगे। फिर से मेरी बात ध्यान से सुन लो, कि जब भी आपको लगे कि एक क्वेश्चन में एक रेशियो दिया हो, उस रेशियो में कोई संख्या जोड़ के या घटा के, उस रेशियो में कोई संख्या जोड़ के या घटा के एक नया रेशियो आता हो, तो वहां पे क्रॉस प्रोडक्ट मेथड आप लगाएंगे, ठीक है? तो ऐसा ही कुछ बन रहा है, क्वेश्चन में एक रेशियो दिया हुआ है, उस रेशियो में अगर मैं, चूंकि वो रेशियो आय का है, अगर आय में से हम बचत को घटाएंगे तो जो नया रेशियो आ रहा है वो व्यय का रेशियो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है? क्वेश्चन की लैंग्वेज कुछ भी होगी, आपको समझना है कि एक रेशियो दिया हो, उस रेशियो में कोई संख्या जोड़ के या घटा के एक नया रेशियो आता है, तो वहां पे हम क्रॉस प्रोडक्ट का यूज करते हैं, ठीक है ना? तो हम क्या करेंगे, 5:6 ये इनके इनकम का, 5:7 सॉरी, 5:7 ये इनके इनकम का दिया हुआ है। एक्सपेंडिचर का जो रेशियो दिया हुआ है वो 1:4 दिया हुआ है। और इसकी जो सेविंग दी गई है वो कितनी दी गई है? 78,000 दी गई है, 78,000। कि दोनों की बचत कितनी है? 78,000। तो एक रेशियो है, उसमें से कोई संख्या जोड़ के घटा के नया रेशियो आता है, तो क्रॉस प्रोडक्ट। तो हम करते क्या है कि क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, क्रॉस में गुणा करके घटाएंगे। 5 का गुणा 4 में करेंगे 20, और 1 का गुणा 7 में करेंगे 7, तो 20 में से 7 घटाएंगे तो अपने पास बचेगा कितना? 13। बात समझ में आया? क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब क्रॉस में गुणा करके घटाना है,
4 का गुणा 5 में किया 20, 1 का गुणा 7 में किया 7, बड़े में से छोटे को घटाना, 20 में से 7 को घटाया, कितना आया 13। ठीक है ना। ऐसे यहां भी कर सकते हैं कि 4 का गुणा 78,000 में करूं जितना आया, और 1 का गुणा 78,000 में करूं जितना आया, उनको हम घटा लें। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा स्मार्ट स्किल का यूज कर सकते हो कि अगर लगे कि ये दोनों बराबर है, अगर लगे ये दोनों बराबर है, तो बस इसी के बीच में अंतर ले लेना, जैसा हमने बेसिक तरीके में किया था कि अगर आपको लगे कि ये दोनों इक्वल है तो इनके बीच में डिफरेंस ले लो। तो 4 और 1 के बीच में अंतर कितने का, 3 का। इस 3 का गुणा 78,000 में कर दो, 3 का गुणा 78,000 में कर दो, 3 का गुणा 78,000 में कर दो। ठीक है ना, 3 का गुणा 78,000 में कर दो। ठीक है ना, तो यहां कितना आया था 13, तो 3 का गुणा हमें 78,000 में कर देना है। तो जब ऐसा करेंगे तो इसको काटेंगे, 13 छक 78, 1 की वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगा, 18,000 के बराबर आ जाएगा। और 1 की वैल्यू 18,000 आ गई, तो अपने से डेविड का पूछा है, डेविड का कितना है 5, और 5 की वैल्यू कितना आ जाएगा, 90,000 के बराबर आ जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो फिर आपको एक्स वाई जेड मानने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। क्लियर है। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है जी, चलो अगला प्रश्न हम देखते हैं। आपके सामने है ए बी सी की आय 12:9:7 के अनुपात में है और उनके खर्च 15:9:8 के अनुपात में है। यदि ए अपनी आय का 25% बचाता है तो ए बी और सी की बचत का अनुपात क्या है। जरा जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दो, क्या होगा जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ मेरे भाई, क्या आएगा इसका आंसर, जल्दी से बताओ। बोलो। आय का रेशियो दिया हुआ है, आय का रेशियो दिया हुआ है, उनके खर्च का रेशियो दिया हुआ है, और आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि ए अपनी आय का 25% बचाता है, तो ए बी और सी की बचत का अनुपात क्या है, आय। आय का रेशियो दिया हुआ है इनकम का। ठीक, इनकम का रेशियो दिया हुआ है, इनकम का रेशियो दिया है 12:9:7। ठीक है, इनके एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया हुआ है 15:9:8। ठीक है, और कह रहा है ए अपनी आय का 25% बचाता है, तो 25% का मतलब इतना तो आपको मालूम है कि 1/4 होता है। ठीक है, तो 25% का मतलब हुआ 1/4, यानी कि अगर उसकी आय 4 रुपए की है तो उसकी बचत कितने की है, 1 की, और उसका जो खर्चा है, खर्चा एक्सपेंडिचर, वो कितना है, 3 है। 25%, 25% बचाता है, 25% का मतलब होता है 1/4, 1/4 का मतलब अगर उसकी इनकम 4 है तो उसकी बचत 1 है, तो उसका एक्सपेंडिचर कितना है, उसका एक्सपेंडिचर 3 है। तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि उसके इनकम और एक्सपेंडिचर में रेशियो कितने का होना चाहिए, तो आप बोलेंगे 4 और 3 का होना चाहिए। उसके इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो कितने का होना चाहिए, 4 और 3 का होना चाहिए। किसके, ए के। तो आप देखो क्या ए के इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो 4 और 3 का है क्या, तो बोलेंगे कि 4 और 3 का तो नहीं दिखाई दे रहा है। अगर हम इसको 3 से काटेंगे, अगर हम इसको 3 से काटेंगे तो ये 3 चौक के 12 हो जाएगा, और ये 3 पचे 15 हो जाएगा। यानी कि हमारा जो रेशियो होना चाहिए था वो 4 और 3 का होना चाहिए था, लेकिन इस प्रश्न में रेशियो 4 और 5 का बन रहा है। इस वजह से मामला बनेगा नहीं। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, तो हमें तो 4 और 3 का ही रेशियो लाना है, 4 और 3 का ही रेशियो लाना है। तो सबसे पहले मैं इनको बराबर करूं, तो बराबर कैसे करूं, 12 और 15 का एलसीएम ले लो 60,
60 बनाना है तो हम क्या कर लें भाई, इसमें 5 का गुणा कर लें। क्लियर हो गई बात, यहां 5 का गुणा कर लें, यहां 5 का गुणा कर लें। 60 बनाना है, इसको 60 बनाने के लिए 4 का गुणा यहां, 4 का गुणा यहां, 4 का गुणा यहां। क्लियर हो गई बात। अब देखो ये 60-60 हो गया, ये भी 60 ये भी 60। तो अगर 60:60 का मतलब हुआ 1:1 हुआ, और जब कोई 1:1 में होगा तो हम क्या कर सकते हैं, जिस रेशियो में मुझे सेट करना है उस रेशियो में सेट कर सकता हूं। तो अब 4 का मल्टीप्लाई और कर लूं, तो पहले हमने 5 का मल्टीप्लाई किया और फिर हमें इनकम के लिए 4 का मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा, 4 का मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा ऊपर, और नीचे 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी जाके 4 और 3 के रेशियो में आएगा। तो टोटल मैंने कितने का मल्टीप्लाई किया, एक बार आप देख लो। टोटल मैंने जो मल्टीप्लाई किया हुआ है ये कितना हुआ, 5 चौक के 20, 20 का गुणा 12 में करेंगे तो 240 होगा। यहां 5 चौक के 20 का गुणा किया तो 20 का गुणा 9 में करेंगे तो 180 होगा। यहां 20 सत्ते कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। यहां हमने टोटल कितने का किया, 4 3 12 का, तो 15 12 180 हो जाएगा। यहां मल्टीप्लाई 12 का किया, 12 9 108 हो जाएगा। यहां हमने 12 का गुणा किया, 12 8 96 हो गया। अब तुम मुझे बताओ, इनकम में से अगर एक्सपेंडिचर को घटाऊंगा तो सेविंग का रेशियो आएगा कि नहीं आएगा, जी बिल्कुल आएगा। 240 में से 180 घटाएंगे तो 60 होगा, 180 में से 108 को घटाएंगे 72 होगा, और 140 में से 96 को घटाएंगे तो 44 होगा। अब बताओ ये किससे कट रहा है, क्या ये 4 से कट रहा है, जी हाँ ये 4 से कट रहा है। 4 से इसको काटेंगे तो ये 15 बार में कटेगा, 4 से इसको काटेंगे 18 बार में कटेगा, और 4 से इसको काटेंगे तो 11 बार में कटेगा। तो हमारा जो रेशियो बनेगा वो 15:18:11 होगा, 15:18:11 होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है जी, बोलो भाई। देखो बहुत बढ़िया प्रश्न था, ठीक है, प्रश्न बहुत अच्छा था। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलो देखो, अगला जो टाइप्स है वो आपका है जोड़ और घटाने पर आधारित प्रश्न। जैसा मैंने आपको बताया कि रेशियो आज पूरा कंप्लीट करा दूंगा, रेशियो का जितना भी बेसिक है, जितने भी टाइप्स के प्रश्न आपके रेशियो में बनते हैं वो सब के सब आज की क्लास में कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो रेशियो की केवल एक ही वीडियो आएगी, कोई दूसरा इसका नहीं आएगा, केवल एक वीडियो खत्म। फिर इसके बाद मैं पढ़ाऊंगा मिक्सचर एंड एलिगेशन, एक वीडियो खत्म। फिर मैं बढ़ाऊंगा एज रिलेशन, एक वीडियो कंप्लीट। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, पार्टनरशिप, एक वीडियो कंप्लीट। क्लियर है ना, पूरा कंप्लीट कर दूंगा एक एक वीडियो में। ठीक है, और रेगुलर वीडियो आपकी आएगी, रेगुलर वीडियो आएगी। कल भी आपकी वीडियो आएगी, कल हम पढ़ेंगे मिक्सचर, ठीक है ना, मिक्सचर पढ़ेंगे कल हम लोग। क्लियर हो गई बात, ठीक है। मिक्सचर एंड एलिगेशन, एलिगेशन को भी ऐड कर लूंगा एक ही वीडियो में कंप्लीट। फिर परसों हम लोग पढ़ लेंगे एज रिलेशन, एक वीडियो कंप्लीट। ठीक है, चलो भाई देखो, आपसे कह रहा है दो संख्याएं 4:5 के अनुपात में है, यदि छोटी संख्या में 3 जोड़ दिया जाए और बड़ी संख्या में से 7 घटा दिया जाए तो उनका अनुपात 1:7 हो जाता है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। अभी मैंने आपको बताया है थोड़ी देर पहले कि जब भी आपको लगे कि एक अनुपात दिया हो, उस अनुपात में कोई चीज, कोई संख्या जोड़ के या घटा के एक नया अनुपात आता है तो वहां पे क्रॉस प्रोडक्ट का हम प्रयोग करते हैं, क्रॉस मेथड का प्रयोग करते हैं। क्लियर है ना, कि जब भी आपको ऐसा लगे कि एक रेशियो दिया है, उस रेशियो में कोई संख्या जोड़ के या घटा के कोई नया अनुपात बनता है तो वहां पे क्रॉस प्रोडक्ट का हम प्रयोग करते हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट आप लगाओ। पहले रेशियो कितना था, 4:5। क्लियर है ना, फिर कह रहा है कि दो संख्याएं थी 4:5 के अनुपात में, यदि छोटी संख्या में 3 जोड़ दिया जाए, छोटी संख्या में 3 जोड़ दिया जाए और बड़ी संख्या में 7 घटा दिया जाए, तो ये छोटी संख्या ये बड़ी संख्या, तो अनुपात उनका 1:1 बन जाता है, 1:1 बन जाता है। तो बस क्रॉस प्रोडक्ट आप लगाओ, क्रॉस प्रोडक्ट लगाओ। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लगाएंगे, क्रॉस में गुणा करके घटाएंगे। एक का गुणा 4 में किया 4, और एक का गुणा 5 में किया 5, एक का गुणा 4 में किया 4, एक का गुणा 5 में किया 5,
अंतर कितने का आया? अंतर 1 का आया। आया कि नहीं आया? 1 का गुणा 5 में किया 5, 1 का गुणा 4 में किया 4, 5 और 4 में अंतर कितने का? 1 का। अब देखो ये दोनों समान नहीं है, इसलिए हमें करना पड़ेगा 1 का गुणा 3 में करेंगे तो +3 आएगा, और 1 का गुणा अगर -7 में करेंगे -7 आएगा। इनके बीच में अंतर कितने का? 10 का। देखो भाई, एक प्लस है और एक माइनस है, एक प्लस है और एक माइनस है, इन दोनों के बीच में जब डिफरेंस लेंगे तो दोनों जुड़ जाते हैं तो 10 हो जाएगा। 1 का मतलब कितना हो जाएगा मेरे भाई? 10 के इक्वल हो जाएगा। 1 बराबर कितना? 10। तो आपसे कह रहा तो संख्याएं ज्ञात कीजिए, संख्या कितनी हो जाएगी? इसमें ऊपर वाले में मल्टीप्लाई करना है, तो 1 का मतलब 10, तो 10 में 4 का गुणा करेंगे तो 40 हो जाएगा, और 10 का 5 में गुणा करेंगे 50 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 20-25 नहीं होगा भाई अमर। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है, आपने सुधार किया, तो आपका सही आंसर कितना हो जाएगा? 40 और 50, यानी संख्याएं कौन सी हैं? 40 और 50। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ता हूं अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 16। दो संख्याएं 4:5 के अनुपात में है, यदि प्रत्येक में से 17 घटा दिया जाए तो नई संख्याएं 11:14 के अनुपात में हो जाती हैं। यदि प्रत्येक मूल संख्या में 20 जोड़ दिया जाए तो अनुपात क्या होगा? सेम वही आप करो, सेम करो। ठीक है, पहले रेशियो कितना था? 4:5। ठीक है, पहले रेशियो कितना था? 4:5। ठीक है, 4:5। ठीक है, प्रत्येक में से 17 घटा दिया जाए, 17 यहां घटा दिया जाए, 17 यहां घटा दिया जाए, तो नई संख्याएं 11:14 के अनुपात में हो जाती हैं। तो हमें क्या करना है कि आपको क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है। 14 चौक के 56, 11 पंचे 55। 14 चौक के 56, 11 पंचे 55, अंतर कितने का आएगा? 1 का। क्लियर है? अगर ये दोनों बराबर हैं तो पूरा नहीं करना है, बस इन्हीं के बीच में अंतर ले लो। तो 17 का गुणा 3 में किया कितना हुआ? 51। 17 का गुणा 3 में किया 51। 1 का मतलब 51, तो 4 का मतलब कितना हो जाएगा? 4 का मल्टीप्लाई 51 में करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई? 204 हो जाएगा। क्लियर है? और ऐसे 51 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 255 हो जाएगा। और अब आपसे कह रहा है यदि मूल संख्या में 20 जोड़ दिया जाए तो 20 आप इसमें जोड़ दो, 20 आप इसमें जोड़ दो, तो 20 इसमें जोड़ा जाएगा तो ये 224 हो जाएगा, और 20 अगर इसमें जोड़ा जाएगा तो 275 हो जाएगा। और इनका हमें रेशियो बनाना है, बताना है क्या ये कटेगा क्या? 4 2 6 2 8, क्या यही रेशियो दिया गया है? 224 रेशियो 275 होगा। 224 रेशियो 275 होगा, इसको सुधार लो। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 224 रेशियो 275 आएगा। ऑप्शन नंबर सी को आप सुधार लो। 245 नहीं आएगा, किसी एक को सुधार सकते थे। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बोलो भाई। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है ये 3 कक्षाओं में छात्रों की संख्या का अनुपात 3:13:6 है। यदि प्रत्येक कक्षा में 18 छात्र जोड़े जाते हैं तो अनुपात बदलकर 15:35:21 हो जाता है। शुरुआत में तीनों कक्षाओं में छात्रों की कुल संख्या क्या है? ये आपको बताना है। ये बहुत बढ़िया प्रश्न है, जरा जल्दी से करके बताओ जरा। तो करके बताओ जल्दी से। बताओ भाई। अच्छा प्रश्न है। ठीक है, देखो नॉर्मल एक प्रश्न इस तरीके से बनता है कि 3 कक्षाओं में छात्रों की संख्या का अनुपात 2:3:4 है। ठीक है, फिर बोलता है प्रत्येक संख्या में 10 छात्र आ जाते हैं तो अनुपात 3:4:5 हो जाता है। तो आपसे ये पूछ सकता है कि प्रारंभ में छात्रों की संख्या क्या थी। ये बहुत बेसिक सा टाइप होता है। ठीक है ना भाई, वीडियो को लाइक जरूर आप कर देंगे। ठीक है ना, बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक है, तो ये नॉर्मल सा प्रश्न होता है। तो अगर ये नॉर्मल सा प्रश्न होता है तो हम देखते हैं कि अगर हम प्रत्येक संख्या में, ये क्वेश्चन में बना रहा हूं,
प्रत्येक संख्या में अगर प्रत्येक कक्षा में अगर 10-10 छात्रों को हमने जोड़ा है तो इनके बीच का जो अंतर होता है वो बराबर होता है। इनके बीच का अंतर क्या होना चाहिए? बराबर। और इस तरीके के प्रश्न में नॉर्मल डिफरेंस क्या होता है? बराबर ही होता है। क्लियर हो गई बात? तो हम क्या करते हैं कि भाई देखो 2 से 3 हुआ, 3 से 4 हुआ, 4 से 5 हुआ, एक 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 बढ़ा। एक क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि प्रत्येक मतलब संख्या अंतर क्यों बराबर है? एक एक क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि प्रत्येक संख्या में हम प्रत्येक कक्षा में 10-10 छात्र बढ़ रहे हैं। तो हम बोलते थे कि ठीक है, तो एक की वैल्यू 10 के बराबर हो जाएगा। और प्रारंभ में छात्रों की संख्या पूछता है तो 4 3 7 2 9, 9 की वैल्यू हम 90 के बराबर कर देंगे। तो हम ऐसा करते थे, हम ऐसा करते थे। लेकिन अपना जो प्रश्न है ना मेरे भाई, इसमें अंतर बराबर नहीं है। इसमें अंतर बराबर नहीं है। ध्यान से देखो, प्रत्येक कक्षा में 18 छात्र तो आए, 18 छात्र तो आए। तो जब प्रत्येक प्रत्येक कक्षा में जब 18 छात्र आ रहे हैं तो अंतर भी बराबर होना चाहिए, लेकिन अंतर बराबर नहीं है। देखो ये 3 से 15 हुआ 12 का अंतर। यहां देखो सीधे तुम्हें 22 का अंतर दिखाई दे रहा है, यहां तुम्हें 15 का अंतर दिखाई दे रहा है। डिफरेंस बराबर नहीं है। फिर हम क्या करें भाई? फिर हम क्या करें? अंतर तो बराबर नहीं है, फिर हम क्या करें? तो देखो भाई, कुछ नहीं करो, सीधा क्रॉस प्रोडक्ट लगाओ। क्रॉस प्रोडक्ट किसी दो को ले लो, किसी दो को ले लो, चाहे आप इन दोनों के रेशियो को लेकर के लगा लो, चाहे आप किसी दो को ले लो। तो हम स्टार्टिंग के दोनों को ले लेता हूं कि 3:13 था पहली और दूसरी कक्षा में। हर कक्षा में 18-18 छात्र आए, हर कक्षा में 18-18 छात्र आए हैं कि नहीं आए हैं? तो अनुपात कितना हो गया? 15 और 35 का। केवल इन्हीं दोनों को ले लो, केवल इन्हीं दोनों को ले लो। क्रॉस प्रोडक्ट लगाओ, क्रॉस प्रोडक्ट लगाओ। 35 तियो 105, 35 तियो कितना हो जाएगा? 105, ठीक है ना। और 13 में अगर हम 15 का गुणा कर लेंगे, 13 में 15 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई? 195। तो 35 तियो 105, तो 105 और 195 में अंतर कितने का आ रहा है? 90 का। कितने का अंतर आया? 90 का। अगर ये दोनों बराबर हैं तो इन्हीं के बीच में अंतर ले लो। इनके बीच में अंतर कितने का दिखाई दे रहा है? इनके बीच में जो अंतर दिखाई दे रहा है वो कितने का दिखाई दे रहा है भाई? इनके बीच में अंतर 20 का दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। इस 20 का गुणा 18 में कर लो तो 18 दूनी कितना हो जाएगा? 36, 360। तो 90 की वैल्यू 360, तो एक की वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगा? 4 के। तो आपसे कह रहा है शुरुआत में तीनों कक्षाओं में छात्रों की कुल संख्या कितनी थी? सबको जोड़ लो। 13 और 3 16, 16 और 6 22, 22 का गुणा हम 4 में कर लेंगे। 22 चौक के कितना हो जाएगा? 88। ये आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बहुत बढ़िया अमर जी, बहुत बढ़िया, सही जा रहे हैं आप, बिल्कुल करेक्ट। लगभग लगभग सभी प्रश्नों के आपने सही आंसर किया है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। बात समझ में आया? तो जब डिफरेंस बराबर ना हो, जब डिफरेंस बराबर ना हो, जब अंतर बराबर ना हो, तो फिर हम किन्हीं भी दो को ले सकते हैं। हमने पहली और दूसरी कक्षा में ले लिया कि पहली और दूसरी कक्षा का अनुपात 3 और 13 का है, और हम प्रत्येक कक्षा में 18 छात्र को जोड़े हैं, तो अनुपात हम इन्हीं दोनों का ले लिए 15 और 35 का। क्रॉस प्रोडक्ट लगाया, क्रॉस में गुणा करके घटा दिया। 35 थियो 105, 15 में 13 का गुणा किया 195, डिफरेंस कितने का? 90 का। ये दोनों बराबर होते हैं तो बस इन्हीं के बीच में अंतर ले लिया 20 का। 20 का गुणा 18 में किया 360, एक की वैल्यू 4 के बराबर। और अपने से टोटल पूछ रहा था तो 13 6 19, 19 और 3 22, 22 की वैल्यू कितने के बराबर? 88 88 के बराबर। ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अगले में टाइप्स में हम चलते हैं। अगले टाइप्स में कह रहा है समानुपात पर आधारित प्रश्न। ठीक है, समानुपात पर आधारित प्रश्न। जब x को 9 15 21 और 31 में से प्रत्येक में जोड़ा जाता है तो प्राप्त संख्याएं समानुपात में होती हैं। संख्या 3x-2 और 5x+4 के बीच मध्यानुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, के बीच मध्यानुपात ज्ञात कीजिए। मध्यानुपात का मतलब होता है मीन प्रोपोर्शन। ठीक है, मध्यानुपाती। ठीक है, चलो भाई कैसे करेंगे? तो देखो, समानुपात जो वर्ड आपके सामने लगा हुआ है, समानुपात, समानुपात का मतलब जब दो अनुपात आपस में बराबर हो जाए। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है a/b
बराबर सी बटे डी। तो अगर मान लो हम बेसिक से करने जाएं तो बताओ क्या होगा भाई। पहले तो मैं ये करूं कि ए बटे बी बराबर सी बटे डी, पहले मैं ऐसा करूं। फिर आपसे कह रहा है कि एक्स को प्रत्येक संख्या में जोड़ा जाए, तो हम प्रत्येक में एक्स जोड़े, प्रत्येक में एक्स जोड़ें, ठीक है। फिर इसके बाद क्रॉस में गुणा करूं, क्रॉस में क्या करूं, गुणा करूं। फिर मैं एक्स का मान निकालूं, फिर मैं एक्स का मान निकालूं, और एक्स का मान निकालने के बाद फिर मैं यहां पे रखूं, जो डेटा आएगा उसका हम मध्यानुपाती निकालेंगे। मध्यानुपाती होता है बी इक्वल टू अंडर रूट ए इंटू सी। क्लियर हो गई बात। फिर हमें इतना करना पड़ेगा, तो ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। करना तो वही है, लेकिन फिर लाइन ज्यादा लगेगा, टाइम ज्यादा लगेगा। करना आपको वही है, टाइम ज्यादा लगेगा। तो आप ऐसे नहीं करिएगा, तो फिर आप कैसे करेंगे वो मैं आपको सिखा रहा हूं। पहले आप लिख लो 9, 15, 21, 31, ठीक है। आप क्या करोगे, सबसे पहले ध्यान से देखो, पहले ये बीच की संख्या का आपस में गुणा और ये साइड साइड वाले का आपस में गुणा। क्लियर हो गई बात। आपस में गुणा करके घटा दो। क्लियर हो गई भाई। आप क्या करोगे कि बीच वाली संख्या का आपस में गुणा और बाहर वाली संख्याओं का आपस में गुणा करके घटा दो, तो जो बड़ा होगा उसी में से घटाना है। क्लियर है। माइनस माइनस का कोई चक्कर नहीं है। चाहे अच्छा एक बात और समझ लो, अगर ये बोलता कि जोड़ा जाता है तो भी हम यही प्रयोग करते, यही कॉन्सेप्ट। अगर ये बोलता घटाया जाता है तो भी हम यही कॉन्सेप्ट का प्रयोग करते। चाहे जोड़ने के लिए बोलता चाहे घटाने के लिए बोलता, हमें फर्क नहीं पड़ता, हम यही करेंगे। बीच वाली संख्या का गुणा पहले करेंगे और बाहर वाली संख्याओं का गुणा करके घटाएंगे, जो बड़ा होगा उन्हीं में से। चलो भाई बताओ क्या हुआ। तो 15 का 21 में गुणा किया, 15 इक्ने 15 और 15 दूनी 30 और एक मिलके 31 होगा, 315 माइनस। फिर 9 का गुणा 31 में किया, 9 इक्ने 9, 9 त्रिक 27। ठीक है भाई। तो हमने क्या किया, अंदर वाली संख्याओं का आपस में गुणा, बाहर वाली संख्याओं का आपस में गुणा करके घटा दिया। और फिर एक बार क्या करो, ऐसे ही अंदर वाली संख्याओं को जोड़ के और बाहर वाली संख्याओं को जोड़ के घटा दो, जो बड़ा होगा उन्हीं में से। माइनस वाला कोई लोचा नहीं है। 21 और 15 मिलके कितने के बराबर हो जाएगा, 36 के बराबर हो जाएगा। माइनस 31 में 9 घटाओ तो 40 हो जाएगा, जो बड़ा होगा उसी में से घटा दो, तो 40 माइनस 36 हो जाएगा। तो आप मुझे बताओ, जैसे ही आप ऐसा करोगे, ये जो भी संख्या जोड़ा होगा या जो भी संख्या घटाया होगा, सीधे उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो 315 में से 279 घटाने पर कितना आएगा, एक जोड़ेंगे 80, 20, 15, 20, 35 और एक 36, 36 बटे 4, 36 बटे 4 का मतलब कितना आया, 9। यानी सीधे x का मान आ गया। क्लियर है। सीधे x का मान आ गया। ठीक है। अभी ये कंप्लीट आंसर नहीं है। अब आपको बताना है कि यदि 3x माइनस 2 और 5x प्लस 4 के बीच का मध्यानुपाती बनाना है, तो थोड़ा जगह कम है तो मैं डायरेक्ट ही करूंगा। ठीक है। आप बताओ कि हमें मध्यानुपाती चाहिए, तो अंडर रूट ए इंटू सी। एक्स का मतलब 9 है, तो 9 त्रिक 27, 27 में से 2 घटाओगे 25 आ जाएगा, गुणे एक्स का मतलब 9, तो 9 बचे 45, 45 और 4 मिलके कितना हो जाएगा मेरे भाई, 49 हो जाएगा। तो बी की वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 गुणे 7, 5 गुणे 7 मतलब 35। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए आपको समझ में आया कि नहीं आया, बोलो भाई जल्दी से बताओ, कैसा रहा क्वेश्चन, मजा आया करके बताइए। समझ में आया पूरा ये प्रश्न, बोलिए। ये पूरा आपको समझ में आया, आगे बढ़े। चलो वेरी गुड, आई होप कि समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखो, कुछ उसी प्रकार का प्रश्न है। आपसे कह रहा है जब x को 2, 3, 30, 35 प्रत्येक में जोड़ा जाता है, तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं एक समानुपात में होती हैं। बताएं x प्लस 7 और x माइनस 2 का मध्यानुपाती क्या है। अभी जैसा मैंने बोला सेम वैसा ही करो।
2,3,30,35। क्लियर है ना? तो मैंने क्या बोला कि पहले बीच वाली संख्याओं का आपस में गुणा करो, बाहर वाली संख्याओं का आपस में गुणा करो, जो बड़ा है उसी में से घटा दो। ठीक है, तो 35 30 का गुणा 3 में किया 90, माइनस 35 का गुणा 2 में किया 70। क्लियर है? ये सीधे x का मान आ जाएगा। फिर क्या करोगे आप? फिर इनको आपस में जोड़ो और इनको आपस में जोड़ो, इनको भी आपस में जोड़ के घटा दो। तो जरा मुझे बताना, 30 और 3 33, 35 और 2 मिलके 37। अगर 37 में से हम 33 घटाएंगे तो ये क्या बन रहा है भाई? ये तो 20 बन रहा है, ये 4 बन रहा है। तो x का मान सीधे कितना निकाल लिया? 5 निकाल लिया। x का मान सीधे कैसे निकाल लिया? 5 आ गया। और आपसे कह रहा मध्यानुपाती, और मध्यानुपाती होता है, क्या होता है? b इक्वल टू अंडर रूट a इंटू सी। तो x का मतलब 5, तो 7 और 5 मिलके कितना हो जाएगा? 12 गुणे, अगर हम 5 में से 2 घटाएंगे तो 3, 12 3 36, 36 का मतलब 6 होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बताओ भाई समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, क्लियर है? चलिए, तो समानुपात पर आधारित प्रश्न भी आपका कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ते हैं, कुछ प्रश्न और बचे हैं, बाकी कंप्लीट हो जाएगा। गुना पर आधारित आपसे कहा जा रहा है कि जब एक वाटर पार्क में टिकट की कीमती 11:12 के अनुपात में बढ़ाई गई तो पार्क में जाने वाले दैनिक आगंतुकों की संख्या 8:7 के अनुपात में गिर जाती है। यदि टिकट की कीमत में वृद्धि करने से पहले दैनिक राजस्व 1,76,000 रुपए था, तो टिकट की कीमत में वृद्धि करने के बाद प्राप्त हुआ दैनिक राजस्व ज्ञात करें। रेवेन्यू आपको बताना है। ठीक है, चलिए भाई देखो, तो टिकट की कीमतें, तो जो प्राइस है, प्राइस प्राइस जो मूल्य है, मूल्य, ठीक है, प्राइस, ठीक है। तो जो प्राइस है वो कह रहा है टिकट की कीमत जो है बढ़ाई गई है। पहले 11 रुपए उसका मूल्य था और अब कितना हो गया? 12 रुपए हो गया। पहले 11 रुपए लगता था, अब कितना लग रहा है? 12 रुपए लग रहा है। तो आपसे कह रहा पार्क में जाने वाले दैनिक आगंतुकों की संख्या, आगंतुक का मतलब विजिटर्स, 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 ठीक है ना? तो विजिटर्स की जो संख्या है वो 8:7 के अनुपात में गिर जाती है। मतलब पहले 8 लोग आते थे, अब केवल 7 लोग ही आ रहे। तो अगर प्राइस बढ़ेगा तो लोग कम आएंगे। बोलो भाई, अगर प्राइस बढ़ेगा तो कम लोग आएंगे। पहले 11 रुपए लगता था पार्क का, वाटर पार्क में टिकट पहले 11 रुपए का लगता था, अब 12 रुपए का लग रहा है। तो पहले कितने लोग थे, आते थे? 8 लोग, और अब कितने लोग आ रहे हैं? 7 लोग आ रहे हैं। 2-3 क्वेश्चन हो रहे हैं। ठीक है, तो अब हमें बताना है कि इनका जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू, रेवेन्यू, रेवेन्यू का मतलब राजस्व, राजस्व कितना हुआ? तो आप बताओ, 11 रुपए टिकट का दाम था, 11 रुपए टिकट का दाम था और 8 लोग आते थे, तो टोटल कमाई कितने की होती थी? 88 की। और अब टिकट कितने का है? 12 रुपए का, और केवल 7 लोग आ रहे हैं, तो अब कमाई कितने का हो रहा है? 12 सत्ते 84 का। ठीक है, कितने का हो रहा है? 12 सत्ते 84 का। अब आपसे कह रहा है कि टिकट की कीमत में वृद्धि से पहले राजस्व 1,76,000 था, तो वृद्धि से पहले राजस्व ये था 88। तो 88 की जो वैल्यू है वो 1,76,000 रुपए है, 1,76,000 रुपए है। तो एक की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगा? एक की वैल्यू 2,000 के बराबर हो जाएगा। तो आपसे कह रहा है तो टिकट की कीमत वृद्धि करने के बाद प्राप्त हुआ राजस्व ज्ञात कीजिए। तो बाद में तो 84 रुपए आया, और 84 का डबल कर देंगे तो 168, यानी कि 1,68,000 रुपए। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? बोलो भाई, ठीक है, चलो, क्लियर है? वीडियो को लाइक करते रहेंगे आप। ठीक है, कंप्लीट पूरा आज रेशियो कंप्लीट हो जाएगा। कुछ प्रश्न और बचे हैं, पूरा कंप्लीट आपका हो जाएगा रेशियो। ठीक है ना? तो जब भी आपको देखना होगा, जब भी आपको रिवीजन करना होगा, तो रेशियो का एक ही वीडियो, यही वीडियो आप देख लीजिएगा, आपका कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। सारे टाइप के प्रश्न हमने कंप्लीट करा दिए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलो।
दो स्टेशनों के बीच पहली, दूसरी और तीसरी श्रेणी का किराया 10 रुपए, 8 रुपए, 3 रुपए के अनुपात में, 10, 8, 3 के रूप में, यानी फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास का जो किराया है वो 8 रेशियो और 10:8:3 के अनुपात में था। और एक दिन में दोनों स्टेशनों के बीच पहली, दूसरी और तीसरी श्रेणी से यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या का अनुपात 3:4:10 था। उस दिन दोनों स्टेशनों के बीच टिकट की बिक्री में कुल राजस्व 8050 रुपीज का है। तो बताइए दूसरी श्रेणी से कुल कितने रुपए की बिक्री हुई। ठीक है, चलो देखते हैं। तो फेयर कितना है? फेयर जो किराया है वो 10:8:3 का है। भाई फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फर्स्ट क्लास का किराया ज्यादा होगा, फिर उससे थोड़ा कम सेकंड का और सबसे कम थर्ड का। और जो पैसेंजर है, पैसेंजर का रेशियो कितना है? 3:4:10 है। ठीक है ना। अब हम रेवेन्यू की बात कर लेते हैं। ठीक है, कितना आया? तो भाई उस दिन कितना आया? फर्स्ट क्लास से 30 रुपए, सेकंड क्लास से 32 रुपए और थर्ड क्लास से 30 रुपीज। ठीक है, तो कह रहा है कि दोनों स्टेशनों के बीच टिकटों की बिक्री से कुल राजस्व, तो टोटल जोड़ देंगे 30, 30, 60, 30, 90 और 2 मिलके 92, 92 की वैल्यू 8050 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और ठीक है, तो चलो इसको काटते हैं। और किसका पूछा है? दूसरी श्रेणी से कुल कितने रुपए की बिक्री हुई? दूसरी श्रेणी से 32 रुपए की बिक्री हुई है, तो सीधे 32 की वैल्यू निकाल लेता हूं, 32 की वैल्यू निकाल लेता हूं। ठीक है, तो 4 से अगर मैं इसको काटता हूं, 4 से मैं काटता हूं तो 23 चौक के 92 और 4 अठे कितना हो जाएगा? 32। 23 से काटता हूं, 23 तियो 69, 23 तियो कितना? 69 और 23 पंचे कितना हो जाएगा? 115। ठीक है, और 8 पंचे 40 और 8 त्रिक 24 और 4 मिलके कितना? 28। यानी कि दूसरी श्रेणी में कुल कितने रुपए की बिक्री हुई? तो 2800 रुपए की हुई। ठीक है, चलिए क्लियर है। तो ये प्रश्न भी आपको समझ में आया ही होगा। क्लियर है। चलो आखिरी टाइप्स में चलते हैं। आखिरी टाइप्स में देखो, लास्ट जो टाइप है वो आपका है मूल्य और भार पर आधारित प्रश्न। मूल्य और भार पर आधारित प्रश्न, प्राइस एंड वेट बेस्ड, मूल्य और भार पर आधारित प्रश्न। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक मणिक का मूल्य सीधे उसके भार के वर्ग के रूप में बदलता रहता है। यानी कि जो मूल्य है, मूल्य वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है कि वो भार के वर्ग के रूप में बदलता रहता है, मतलब कि ये उसके प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अनुक्रमानुपाती है। ठीक है ना, अनुक्रमानुपाती है। जो मूल्य है वो भार के वर्ग के रूप में बदलता रहता है। ऐसा ही एक मणिक टूट जाता है और उसके टुकड़ों का भार, तो जो भार दिया हुआ है, उनके टुकड़ों का जो भार दिया हुआ है वो कितना दिया है? 2:3:4 दिया हुआ है। ठीक है, 2:3:4 दिया हुआ है। यदि टूटने के कारण हानि 26,000 रुपए की होती है तो मूल मणि की कीमत क्या थी, ये हमें बताना है। तो भार दिया हुआ है, मूल्य निकाल ले, मूल्य। ठीक है, तो जो मूल्य होगा वो भार का स्क्वायर होगा। तो 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4, 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9 और 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16। क्लियर है ना। टूटा, टूटा तो किस रेशियो में भाई टूटा है? 2:3:4। इनके भार का जो रेशियो दिया है वो 2:3:4 दिया हुआ है। और भार का अगर हम मूल्य निकालें तो जो मूल्य होता है वो भार का क्या होगा? स्क्वायर होगा। तो 2 का स्क्वायर कितना? 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। अब तुम मुझे ये बताओ कि अगर ये हीरा ना टूटता तो कुल उसका वेट कितना होता? अगर ये हीरा ना टूटता तो कुल इसका वेट कितना होता? तो ना टूटता तो कुल भार होता 4, 3, 7 और 2, 9। क्लियर हो गई बात। अगर ये हीरा ना टूटता, ये जो कुछ भी है, ये मणिक ना टूटता तो टोटल वेट होना चाहिए था 4, 3, 7, 2, 9। तो भाई अभी कितना प्राइस हो रहा है, मतलब तो मूल्य कितना होता? अगर भार 9 है
तो मूल्य कितना होता, भार का स्क्वायर कितना होता 81। अब कुल मूल्य कितना है 16 4 20 और 9 मिलके कितना 29। तो बताओ पहले से नुकसान हुआ कि नहीं हुआ। पहले उसकी कीमत थी 81, भाई भार का स्क्वायर ही मूल्य होगा, 9 का स्क्वायर कितना 81, टोटल 81 रुपए उसकी कीमत होती। अब टूटने के बाद उसकी कीमत कितनी रह गई 29 रह गई। तो आप मुझे बताओ कि टोटल कितने रुपए की बात हो रही है, तो 52 रुपए का नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है। अब इसी 52 की वैल्यू जो है वो 26,000 के बराबर है। तो एक की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो ये कितनी बार में कट रहा है भाई, 5 गुना है क्या, जी हाँ, एक की वैल्यू 500 के बराबर। और आपसे बोला है तो मूल मणिक की कीमत क्या थी, वो 81 थी, 81 की वैल्यू कितना हो जाएगा 40500। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है भाई, 45,000 नहीं आएगा, 45,000 नहीं आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये लास्ट प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है, ये लास्ट प्रश्न है। ठीक है, बाकी तो ये तो क्लास सीट थी, जो कुछ भी हमने पढ़ा है, ठीक है, मतलब उससे रिलेटेड अभी इसकी चर्चा हम कर लेंगे, पहले ये देख लेते हैं। ठीक है, एक हीरे का मूल्य इसके वजन के वर्ग के सीधे समानुपाती है, यानी कि जो मूल्य है, मूल्य वही बात है, वो आपसे कह रहा है कि इसके वजन के वर्ग, यानी कि वजन मतलब जो भार है वजन, ठीक है, वजन के वर्ग के सीधे क्या है समानुपाती है। यदि व्यक्ति गलती से हीरे को 3:5:7 के अनुपात में 3 टुकड़ों में तोड़ देता है, तो जो वजन आएगा वो वजन होगा 3:5:7। तो मूल्य कितना आएगा ये मालूम कर लो। तो मूल्य वजन का स्क्वायर होगा, ये 9 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा और ये 49 हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए उसे 42,600 रुपए की हानि होती है। तो हीरे का वास्तविक मूल्य क्या था, तो ये बताओ, अगर ना टूटता तो टोटल कितना होता, 15 होता, 7 5 12 और 3 15, तो कुल भार 15 होता और इसका मूल्य कितना होता, 15 का स्क्वायर 225। और अभी कितना बन रहा है, तो अभी आप देखोगे 50 और 25 मिलके कितना हो जाएगा 75 और 8 मिलके कितना हो जाएगा 83। ठीक है ना, ठीक है। अब इसको हम घटाते हैं तो कितने के बराबर होगा, 142 के बराबर होगा। और इसी 142 की वैल्यू 42600 के बराबर है। तो एक की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगा, 3 गुना दिखाई दे रहा है 300। तो मूल कीमत है 225। 225 में अगर 3 का गुणा करेंगे तो 675, 2 जीरो पीछे चिपका देंगे तो हमारा सही जवाब होगा 67,500। राइट भाई, बोलिए। कंप्लीट पूरा रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात आज की क्लास में पूरा कंप्लीट करा दिया। सारे टाइप्स के क्वेश्चन मैंने आपके करा दिए। ठीक है ना, तो आप मुझे जल्दी से बता दीजिए कि आज की क्लास आपको कैसी लगी, रेशियो आपका पूरा कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है ना, जल्दी से आप एक बार कमेंट करके बता दीजिए। और आगे क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। क्या भाई ये थोड़ा बहुत जूम वगैरह होगा क्या, देखिए। अब ये प्रैक्टिस करने के लिए हमने यहां पे दिया हुआ है, प्रैक्टिस करने के लिए, ये प्रैक्टिस करने के लिए आपके क्वेश्चंस हैं, वो हम आपको टेलीग्राम चैनल्स पे आपको पूरा हम अपलोड करवा देंगे। ठीक है ना, तो आप प्रैक्टिस कर लेना, इस तरीके के प्रश्न जो है वो आप अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर लेना, वो हम आपको अपलोड करवा देंगे। ठीक है ना, ये पूरा जितने भी प्रश्न आपके हैं, कितने हर एक टाइप्स के प्रश्न आपके सामने होंगे, हर एक टाइप्स के प्रश्न होंगे। तो ये टोटल 30 प्रश्न है, 30 क्वेश्चन है। ठीक है ना, और जो कुछ भी हम लोगों ने पढ़ा है उसी से रिलेटेड ये सब कुछ है, सेम क्वेश्चन तो नहीं है लेकिन उसी से रिलेटेड है। तो ये हम आपको अपलोड करा देंगे। ठीक है ना, ठीक है, तो ठीक है, अच्छी बात है। तो इस तरीके से अब एक एक वीडियो में हम पूरा कंप्लीट करा देंगे। जैसे रेशियो एंड प्रोपोर्शन एक वीडियो में पूरा कंप्लीट करा दिया,
अब कल वेट करिएगा, कल ही हम आपको पढ़ा देंगे क्या, मिक्सचर एंड एलिगेशन, ठीक है ना। मिक्सचर एंड एलिगेशन कल की ही क्लास में कंप्लीट कराया जाएगा, क्लियर है ना। तो कल आप जरूर वेट करिएगा, कल भी आप पूरा मैं कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। तो फिलहाल आज हम इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हुआ, शाम को मिलेंगे, मिक्स क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करेंगे। और कैसी क्लास लगी आज आपकी, कमेंट करके हर एक बच्चा जरूर बताएगा। जिस भी बच्चे को लगा कि कुछ हमें बेनिफिट आज की क्लास से हुआ है, वो कमेंट जरूर करेगा और मैं वेट करूंगा आपके कमेंट का, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।